सो हे गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बड़े होंगे और अपनी स्टडी करेंगे। सो गाइज, आज हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 जो कि भारत पर विदेशी आक्रमण, क्लास 10 HBSC बोर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट का हिस्ट्री है। वो ऑलरेडी हमने पार्ट 2 तक कवर कर रखा है, जो कि पेज नंबर 80 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 82 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम डिले के। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। ये नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया, यानी औरंगजेब ने कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी जिसके कारण अब जो मुगल एम्पायर था ना, बहुत ज़्यादा वीक होने लग गया। उत्तराधिकार युद्धों की स्थिति में भी सोचनीय बना दी गई। इसका लाभ उठाकर 1793 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। यानी जब उसको लगा कि भाई इंटरनली बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है इंडिया के अंदर, तो नादिर शाह ने क्या किया, इसका लाभ उठाया और उसने इंडिया पे अटैक किया, आक्रमण कर दिया। उस समय दिल्ली के इस समय दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन था। वह अपना अधिकतर समय भोग विलास और अमोद प्रमोद में व्यतीत करते थे। यानी आप ये कह सकते हैं जो मोहम्मद शाह आलम था ना, एक रंगीला बादशाह था, उसको कुछ मतलब नहीं प्रजा से, अपने धन में मस्त था। लोग उसे मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे क्योंकि उसके काम कुछ ऐसे थे रंगीले वाले थे। ठीक है। वह नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में असमर्थ रहा। उसकी सेना नादिर शाह ने 24 फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में हरा दिया। नादिर शाह लगभग 2 महीने तक दिल्ली में रहा और जब वो ईरान लौटा तो 30 करोड़ रुपए नगद, सोने चांदी, हीरे जवाहरात की अलावा 10 हाथी, 700 घोड़े, 10,000 ऊँट, 100 लेखपाल, 200 लोहार, राजमिस्त्री, सबको अपने संग ले गया। 200 भाई सबको ले गया अपने संग। और जाने से पहले मुगल बादशाह शाह को पुनः भारत को सम्राट घोषित कर दिया। यानी उसने दोबारा घोषित कर दिया कि भाई आप बने रहे, क्योंकि वो किसी काम का है नहीं वैसे देखा जाए। उसके आक्रमण ने भारत के मुगल साम्राज्य राज्य को कमजोर कर दिया। योग्यता व निकम्मेपन का बता दिया कि भाई वो बिल्कुल एक ऐसा राजा है जो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल निकम्मापन है ऐसे। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। उसने सैनिकों, स्त्री, बच्चों, बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा। 3 दिन तक उसने दिल्ली को लूटपाट, कत्लेआम चलता रहा। 3 दिन बाद दिल्ली के साधारण जन से वह 3 करोड़ रुपए लूट कर ले गया। नादिर शाह भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेकर ईरान वापस लौट गए। यानी नादिर शाह ने क्या किया, जो कोहिनूर हीरा और सिंहासन है वो भी लूटा। ठीक है। उसके बाद सिंहासन स्वर्ण व नवरत्न जड़ित मुगल बादशाह का सिंहासन था, जिसकी कीमत उस समय करोड़ों में थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिल्ली लूट जाने के डर से पंजाब को पूरा प्रांत ही दे दिया। ठीक है, ये राजा थे। अब बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। 1756 में बैटल ऑफ सेकंड बैटल था ये पानीपत, और उसमें नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है। तो अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। उसने दिल्ली में लूट मचाई, बल्कि पूर्व की आगे बढ़ते हुए मथुरा तक लूटपाट मचाता चला गया। अब्दाली की गतिविधि को रोकने के लिए भारत में मराठों का शक्ति उभर रही थी। मराठे ने अब्दाली के विश्वास लोगों को पंजाब से हटा दिया था तथा एक विश्वसनीय शक्ति ठीक है, एक विश्वसनीय शक्ति ठीक है। उसके बाद आगे अब्दाली की इन गतिविधि को रोकने के बाद में मराठा की शक्ति उभर रही थी। मराठे ने अब्दाली के विश्वस्त लोगों को पंजाब से हटा दिया। अपने एक विश्वसनीय आदमी जिसका नाम था दीना बेग को पंजाब का गवर्नर बना दिया। अब्दाली को इससे बड़ा क्रोध आ गया। उसे पुनः भारत पर हमला किया। मराठा को उसको सामना किया उसने। दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरीके से हार होती है। अगर आपको जानना है कि बुरा तरीका कौन सा था, थर्ड जो बैटल है पानीपत का, वो भी कैसे ओवर कॉन्फिडेंस से मराठों को हराया। अब्दाली के मुगल सरदारों ने बहुत सा धन दिया। वह दिल्ली से वापस जाते समय शाह आलम को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। उसने 1767 में उसने दिल्ली पर दोबारा से आक्रमण किया। अब्दाली के आक्रमण से भारत को बड़ा आर्थिक व राजनीतिक नुकसान हुआ। अब्दाली ने पानीपत के युद्ध से मराठों को हराकर पुनः दिल्ली स्थापित करके संभावना समाप्त कर दी। अब्दाली के कारण पंजाब के एक बार फिर पुनः बर्बाद हो गया और उसने बहुत सा धन किया वो पंजाब से वो इकट्ठा करके ले गए। अब्दाली से हारकर मराठों की भारतीय को जीतने की योजना धरा रह गई। यानी वो मराठा चाहते थे कि भाई जो पूरा दिल्ली को कैप्चर करने की, वो भी बहुत ज़्यादा धक्का लगा। उनकी शक्ति का हास होने के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का विस्तार हो गया, जिसने भारत को अनेक वर्षों तक लूटा। 7वीं सदी से 18वीं सदी के बीच भारत पर विदेशी आतंकताओं के एक के बाद एक लगातार आक्रमण होते रहे, जिनका भारतीय जनता ने वीरता, साहस और शौर्य के साथ सामना किया।
कई अवसरों पर भारतीय शासकों की आपसी फूट एवं आदर्श विवादिता उनकी असफलता का कारण बनी। भारतीय ने इन विदेशी आतंकताओं को दमन के आगे कभी घुटने नहीं टेका, सभ्यता और अटूट मूल्य का उन्हें। अब देखिए गाइस, थोड़ा सा बात करते हैं कि जो विदेशी आक्रमण की प्रकृति कैसे होती थी। 18वीं सदी से 7वीं से 18वीं सदी के बीच इन विदेशी आक्रमण की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये सभी इस्लाम आक्रमणी थे, मंगोल आक्रमण को छोड़ के। अधिकतर आक्रमणकारी जो सांप्रदायिक उत्साह और जिहाद का सहारा लेते थे, लूटपाट और हत्याएं करते थे। इस्लाम का प्रसार इन आक्रमण का मुख्य कारण था, मुख्य उद्देश्य होता था धर्मांतरण करना। जो आक्रमणकारी थे भारतीय संस्कृति को आत्मसीता नहीं कर पाए थे। ये सभी आक्रमणकारी वीरता, साहसा एवं शौर्य से आज पूर्व भारतीय जनता के कई प्रतिरोध का सामना उनको करना पड़ा था। जो आक्रमणकारी थे वो ऐसी ऐसी नीतियाँ लेके आते थे जिससे वो क्या होते थे, जीत ही जाते थे। भारतीय हिंदू शासक युद्ध के समय अधिकतर उच्चतम नैतिक आदर्शों का पालन करते थे, जिनके लिए कई बार उनके लिए आत्मघाती साबित होता था। अधिकतर आक्रमणकारी भारतीय हिंदू शासकों के मनोबल एवं आत्मविश्वास को चकनाचूर करने के लिए भारतीय ज्ञान, परंपरा, संस्कृति, वहाँ की सब चीज़ को क्या करते थे, अपने संग लेके जाते थे और खराब भी कर देते थे। तुर्को अरबों की सेना में अच्छी नस्ल के अरबी तुर्क के घोड़े थे। भारतीय हिंदू शासकों की सेना में हाथियों की अधिकांश तथा आक्रमण की तीव्रता कम होगी, यानी हाथी बहुत ज्यादा थे उनके पास। जो दाहिर मोहम्मद बिन कासिम की सेना थी तब आक्रमण नहीं किया जब अपनी सेना थकान उतार चुकी थी। वह बीमार घोड़ों का इलाज कर रहा था, यानी वो अपने सोल्जर इसी का भी ध्यान रखते थे। पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी का तारायण के प्रथम युद्ध हराने के बाद वापस जाने दे दिया, इसकी वजह से वो दोबारा वापस आया। आनंद पाल ने महमूद पर तब तक आक्रमण नहीं किया जब तक वह इलाक खान के साथ जिंदगी और मौत से लड़ाई नहीं लड़ रहा था। इब्राहिम लोदी ने थकी बाबर की मुगल सेना को 7 दिन तक आराम करने दिया था। इस बीच खोइंदा लोद के लेने का समर्थन किया। देखिए क्या हो रहा है, युद्ध के टाइम भी वो कह रहा है ठीक है रेस्ट करेगा, रेस्ट करेगा तो एक टाइम पे जब वो अटैक करेगा तो वो नहीं करेगा कि आप भी रेस्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा गुप्तचर थे। चाणक्य कालीन के मध्यकाल में भारतीय शासक बनाए रखने में असफल रहे, उनके पास गुप्तचर अच्छे नहीं थे। इंडियन जो रूलर थे उनके पास महाकाव्यन तीरंदाजी का स्तर मध्यकाल में गिरता चला गया, जबकि तुर्कों की सेना में एक से एक अच्छे तीरंदाज। यानी कुछ रीजन बताया जिसकी वजह से विदेशी आक्रमण पर भारत पर पड़े प्रभाव। तत्काल और दूरगामी, यानी कुछ उसी समय और कुछ बाद में। तो तत्काल प्रभाव की बात करते हैं। इन प्रभाव से हमारा अभिप्राय है कि मोहम्मद बिन कासिम गजनवी तथा गौरी के आक्रमण को उस समय क्या प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए इन हमलों का व्यापक जनधन की हानि हुई, यानी वो पैसा वैसा लूट के ले गए, आघात लोगों को पहुंचाते थे। क्या क्या तत्कालीन प्रभाव पड़ते? इस्लाम का प्रचार। अरब और तुर्कों में नया धार्मिक जोश था, उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए भारत पर आक्रमण किया। उत्तरी भारत पर अधिकार करने के बाद इस्लाम को बड़ी तेजी से उन्होंने फैलाना स्टार्ट किया। आक्रमणकारी के साथ अनेक उलमा मौलवी भारत में, उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया। तलवार की नीति सफल रही, लालच का सहारा लिया, लेकिन फिर भी इस्लाम का अधिक प्रचार नहीं हो पाया। जनधन की हानि हुई। गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1025 तक बहुत बार आक्रमण किया, और महमूद गजनवी का तो बस एक ही प्लान था, भाई वेल्थ ले लो इंडिया का, ठीक है। उसके बाद इन आक्रमण का उद्देश्य ये था धन प्राप्त करना। नगरकोट, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ, व्यापार, वो सब यहाँ से धन संपदा लेके जाता था, ठीक है, और कत्लेआम मचा के जाता था, लोगों को मौत के घाट उतारता था। नालंदा विक्रमशिला मठों को उसने आग लगवा दिया। दोनों आक्रमण में भारत को जनधन की बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी। कमजोर युद्ध नीति, ठीक है। तुर्क आक्रमण के समय भारत की कमजोर युद्ध नीति उजागर हुई। भारत से शासक सेना में अधिकांश हाथियों का प्रयोग करते थे, जबकि तुर्कों के पास अश्व सेना थी, घोड़े ज़्यादा थे। अश्व हाथी की तुलना में अधिक तेजी स्फूर्ति के साथ मुड़ सकता है, लेकिन हाथी ऐसा नहीं कर सकते, और सैन्य संगठन भी कमजोर था। तुर्कों के पास भारतीयों की तुलना में सेना कम थी, लेकिन वह नियोजित यानी मैनेजेबल सेना थी, बटी हुई थी। मोहम्मद गौरी ने ताइरान के युद्ध में कम सेना होने पर भी युद्ध की नीति को ढंग से संचालन करके अपनी सेना को नियोजित करने से विजय प्राप्त कर ली। कला एवं साहित्य को भी आघात पहुंचा। जो गजनवी के आक्रमणों से भारतीय मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने की विशेषता उभर कर सामने। थानेश्वर, नगरकोट, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ इमारतों, धर्मस्थल और मंदिर को उसने तोड़ दिया। ये भव्य कला की मूर्ति नमूने सदा के लिए नष्ट हो गए। महमूद ने केवल मंदिरों और मूर्ति को नहीं तोड़ा, बल्कि उनके संग उच्च कोटि के कलाकार शिल्पकारों को अपने साथ लेकर गया, उनको मौत के घाट उतार दिया। उसके करते से भारतीय सत्यता कला का बुरा असर पड़ा। गौरी के आक्रमण से मंदिर पर हमले तो दिखाई देते। गौरी के सेनापति द्वारा इस प्रकार के नुकसान पहुंचाए गए कि उदाहरण के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा बौद्ध विहार को आग लगवा दी। इस विहार में अनेक अमूल्य पुस्तकें और पांडुलिपियां जल गई। उसके बाद भारत पर तुर्क सत्ता का स्थापना। तुर्क आक्रमणों से तुर्क सत्ता का स्थापना हुआ। यह तुर्क आक्रमणकारी सबसे व्यापक कालीन प्रभाव था। गौरी ने पंजाब पर अधिकार करके भारत का अंदरूनी भागों पर कब्जा कर लिया। ताइवान के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली, कन्नौज
अजमेर, मथुरा, गुजरात पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी के गुलामों ने भारत के अनेक क्षेत्र में विजय किया। इस प्रकार 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के समय भारत के तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं दूरगामी प्रभाव, यानी जो दूर के क्या क्या प्रभाव थे। तो गाइस देखिए दूर के क्या क्या प्रभाव थे। जो महमूद गजनवी और गौरी है सफलतापूर्वक अभियान में भारत के तुर्क शासनों की शुरुआती की। इस नए राज्य तत्व के परिवेश में मूल ढांचे के रूप में बदलाव न होने के बावजूद तुर्कों के आक्रमण भारत के समाज जीवन पर नए तत्व को उन्होंने पैदा किया। ये नए तत्व दूरगामी प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं। भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना। पूर्व मध्य काल में हर्ष की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। राजपूत शासक सामंतों पर निर्भर हो चुके थे। तुर्क शासक स्थापना कर पुनः केंद्र शक्तिशाली होकर उभरा। अब सुल्तान सत्ता का सर्वेक्षणा बन गया। सुल्तान प्रभुत्व संपन्न व स्वतंत्र राजा था। दिल्ली के सुल्तान शक्ति से पहले भारतीय राज्यों भिन्न अधिक थी। सुल्तान के अधीन एवं अन्य राज्य अथवा सल्तनत की स्थापना हुई। इसके प्रकृति इस्लामी राज्य की, जिसमें देखिएगा जिसमें सिंपल सी ये बात कह रखा है कि जब अटैक करने के बाद की क्या क्या जो इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या क्या चीज़ें, अब मैं इसका हेडिंग आपको पढ़ के बता रहा हूँ, पूरा डिटेल ना पढ़ते हैं। सबसे पहले सामंती प्रथा का पतन। अब देखिएगा ऐसा एक सामंती प्रथा था, उसका क्या क्या पतन किया गया था। कई सारे जो सरदार थे उनको पद से हटा दिए गए थे। एक स्पेशल जगह पे उनके अधिकार कर लिए गए थे। सुल्तान की मेन जो पावर होती थी सुल्तान के हाथ में थी। ये था इस्लामी सत्यप्रथा का विकास। अब इसके अंदर क्या था, जो भारतीय जो कला था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कई नई कलाओं का भी उदय हुआ। उसमें से कुछ थे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया गया, जो जिसमें एक विशेष प्रकार का चूना मिश्रित एक मसालों का प्रयोग किया गया था। तो ये कुछ है। शिक्षा और भाषा का प्रभाव करे तो तुर्कों के आगमन से बहुत सारे शिक्षा केंद्रों का नुकसान हो गया। कई सारी नई चीज़ें स्टार्ट हुई। मद्रासी प्रणाला कहते थे इसको, ये जो नई चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, शिक्षा मस्जिदों में सिर्फ दी जाती थी। और ये सब कुछ नया नया भाषा, फारसी भाषा का उदय हुआ। ये सब, और फारसी भाषा को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। तो ये सब कुछ नई नई चीज़ें हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत पर अनेक विदेशीकारों ने आक्रमण किया और उनका बस एक ही मोटिव था, भाई धार्मिक पृष्ठभूमि न खत्म कर दो, भारतीय देश ये सब खत्म कर दो और बस बहुत ज़्यादा धन लूट के जाओ। मेन कारण था लूट के जाते थे, प्लस उनके साथ और भी चीज़ों को अपने संग लेके जाते थे। तो गाइज यही था, चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम कोई और चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई और चैप्टर के बारे में आप ऐसी डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।